बिहार भ्रमण के सफर को जारी करते हुए और महावीर जन्मस्थली घूमने के बाद मैं पहुंच जाता हूं राजा अशोक के स्तंभ को घूमने। यहां पे जाने के लिए आपको 25 रुपए का एक टिकट लेना पड़ता है। जैसे ही टिकट लेकर मैं अंदर जाता हूं, मैं रोमांचित रह जाता हूं देखकर कि क्या नज़ारा है, क्या पार्क है। लगभग 80 एकड़ में बना हुआ ये पार्क बहुत ज़्यादा ही रोमांचित करता है। हम लोग पहुंच चुके हैं कुलवा में, वैशाली के कुलवा को घूमने, और यहाँ पे अशोक स्तंभ है जहाँ पे आज हम लोग घूमने भी आए हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि भगवान बुद्ध को यहाँ पे वानर प्रमुख ने एक बार यहाँ पे शहद दिया था खाने के लिए कि आप शहद खाइए। और भगवान बुद्ध के जीवन में 8 घटनाओं में से यह एक प्रमुख घटना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस एरिया पे, यानी कि जो कुलवा का जो एरिया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेनी दिनों में, यानी कि बारिश के दिनों में भगवान बुद्ध बहुत समय यहाँ पे भी बिताएं। चलिए आज चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं इस ब्लॉग में राजा अशोक के स्तंभ को। और आपको बताते चले कि राजा अशोक मौर्य राजवंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे, और इनके बारे में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे और घूमेंगे अशोक स्तंभ, और जानेंगे राजा अशोक के बारे में, उनकी प्रताप के बारे में। राजा अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका पूरा नाम देवानम प्रिय अशोक था। और आज हम लोग उनके चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे आकर वैशाली को जानने की कोशिश कर रहे हैं, राजा अशोक को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस स्तंभ पे जो भी चीज़ें जो अवशेष रह गई हैं, इससे पीछे की कहानी हज़ारों वर्ष पूर्व, उस समय जब ईसा पूर्व 232 के आसपास जब उनका रीजन चलता था, उस समय ये कितना खूबसूरत रहा होगा, कितना कुछ रहा होगा, इस इतिहास को जानने हम लोग पहुँच चुके हैं। सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल ईसा पूर्व 269 से लेकर 232 ईस्वी तक चला था। राजा अशोक जो बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। आज के डेट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सभी जो जितने भी देश हैं अभी जो बट गए हैं, वो राजा अशोक के शासनकाल के वक्त सब उनके ही अंतर्गत थे और उनके अधीन थे। चाहे वो भारत रहा हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान रहा हो, म्यांमार रहा हो, बांग्लादेश रहा हो, भूटान रहा हो, ये सभी जितने भी आज के समय में जो अलग अलग कंट्रीज हैं, वो सभी राजा अशोक के ही छत्र के नीचे चलते थे। यहाँ पे एक भाई साहब मिले हैं जिनको थोड़ा सा अशोक स्तंभ के बारे में पता है। बताइए जरा लोगों को कि अशोक स्तंभ से रिलेटेड कितना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास। देखिए, अशोक स्तंभ पे जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, हाँ, ब्राह्मी लिपि इस पे उकेरा गया है। इसका खोज प्रिंसेप नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का। जी जी जी। अच्छा, तो ये अशोक स्तंभ की जो पहले अभी जिस तरीके से देवनागरी हम लोगों का चलता है, उससे पहले राजा अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि का जी जी, ब्राह्मी लिपि चलता था। ब्राह्मी लिपि चलता। चलिए इस जानकारी को ऐड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक स्तंभ को जब आप घूमने आते हैं तो आपको इतना जानना जरूरी है कि राजा अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका मतलब है सम्राटों का सम्राट। और पूरे भारत में जितने भी राजा हुए हैं, सिर्फ राजा अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ये राजा अशोक जो थे, वो उनका जो औरा था वो इसलिए भी था क्योंकि कुशल प्रशासन के लिए, जिस समय उनका राज शासन चलता था, उस समय उनका जो तरीका था इस चीज़ को, मतलब उनके प्रशासन में जो जनता का जिस तरीके से ट्रीटमेंट था, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी राजा अशोक को जाना जाता है। आइए एक्सप्लोर करेंगे और भी चीज़ें हम यहाँ पे, और आपको एकदम जितने भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं यहाँ से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश करेंगे इस ब्लॉग में। घूमेंगे भी, जानेंगे भी। अशोक स्तंभ को घूमने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, इस पार्क, ये बहुत लंबा चौड़ा पार्क बनाया गया है, जिसको भी हम लोग घूम रहे होंगे और कलेक्ट कर रहे होंगे राजा अशोक की हस्ती से रिलेटेड, उनके ऑरा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, कि आखिर एक सम्राट इतना महान कैसे। बहुत सारे सम्राट पैदा होते हैं, हर एक युग में जन्म लिए हैं, तो सम्राटों का ज़माना नहीं है जिस समय पहले इतिहास की बात अगर करें, उस समय की बात अगर कर रहे हैं, तो इतने सम्राट आते हैं। फिर राजा अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहा गया? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। लेकिन जिस इंसान का ओहदा इतने वर्ष के बावजूद भी इस तरीके से कायम है, आप सोच सकते हैं कि ईसा से 269 वर्ष पूर्व रहे राजा अशोक का अगर हस्ती आज भी कायम है, तो समझ सकते हैं कि उनके दौर का ऑरा कितना बड़ा रहा होगा। और जब आप अशोक स्तंभ को घूम रहे होंगे तो इस लंबे चौड़े पार्क में एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया है, जिसको कि जगदम्बा माई मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस मंदिर को इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ के लोकल ग्रामीणों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है, और
यहाँ पे 27 ऐसे कर्मी हैं जो इस स्तंभ की देख रेख करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट। टोटल मिला के 27 लोग इस स्तंभ पे रहते हैं, इस स्तंभ की देखभाल करते हैं। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, आप देख सकते हैं। इस पीछे अगर आपको थोड़ा सा कैमरा में रोल करके दिखाऊँ, पीछे आप देख रहे होंगे मेरे कि स्तंभ दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे ये काफ़ी लंबा चौड़ा पार्क है। राजा अशोक की हस्ती को जानने के बाद मैं जब से यहाँ पे आया हूँ और इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान का ओहदा कितना रहा होगा कि लगभग मरने के 3000 वर्ष बाद भी लोग आ रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन थे राजा अशोक। घूमते घूमते मैं देखता हूँ कि गोलू गार्ड साहब से बातें करने लगता है और फिर मैं गार्ड साहब के पास बैठ जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जानने लगता हूँ। गार्ड साहब बताते हैं कि यहाँ पे उनके अतिरिक्त और 26 लोग हैं जो इस पार्क की निगरानी करते हैं और देखभाल करते हैं। गार्ड साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। गार्ड साहब ने बताया कि यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है वो यहाँ के गांव वालों द्वारा बनाया गया है ताकि अशोक स्तंभ पे लोगों का आना जाना रहे और मंदिर का भी संचालन चलता रहे। जब आप इस प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और आप आए होंगे राजा अशोक के स्तंभ को देखने, तो वहाँ पे एक कुटागरशाला आपको देखने को मिलेगी। कुटागरशाला जो है उसका अर्थ है कि वैसा स्थान जहाँ पे बारिश के दिनों में भगवान बुद्ध रहा करते थे। इसका जो निर्माण कराया गया है वो 3 फेज़ में कराया गया था। हालांकि अभी जो आपको पीछे दिख रहा है ये तो एक खंडर का रूप दिख रहा है, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो 3 फेजेस में हुई है। संगा कुशन के दौर पे इसको एक छोटा सा एक बनाया गया था। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन जो इसको कंटिन्यू कर रही थी, उसके बाद गुप्ताज के समय पे, ड्यूरिंग द फेज ऑफ गुप्ता पीरियड के समय में भी इसका जो निर्माण था वो भी एक टेम्पल के तौर पे किया गया था, बड़े स्तर पे किया गया था। लेटर ऑन जो थर्ड फेज था, थर्ड फेज में इसको गुप्ताज के एंड समय पे, जब गुप्ता की जो डायनेस्टी थी उनका जब शासनकाल जब एंड कर रहा था, उस मोमेंट के आसपास, उस दौर के आसपास इसको एक मोनेस्ट्री के तौर पे बना दिया गया और 3 फेजेज में ये चीज़ बनी। लेकिन आज के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये 2000 वर्ष 3000 वर्ष पुरानी बातें हैं और ये चीज़ आज खंडर का रूप ले चुकी है। चलिए, हमें जितना कुछ हम जान सकते थे हमने जानने की कोशिश की, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, हम दिखा चुके हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। बिहार भ्रमण का सफ़र जारी रहेगा और वैशाली के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इनकेस अगर कोई भी आपका सवाल हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।